वालेकुम दोस्तों, शर्मी मौसम अगर में खुशामदीद। 180 टेम्परेचर, दांतों में दर्द और उसके बाद सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजूहात सामने आ गई हैं और इमरान खान साहब को अब वाकईतन इस बात का खौफ जो है जनाब उनके ऊपर तारी हो गया कि जनाब कितने मन सच्ची मुची फौजी अदालत इतने नहीं लेके जाने लगे, क्योंकि आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत और तोशा खाना केस में मजीद 12 दिन का रिमांड हासिल करने के मौके पर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल ने न सिर्फ मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की है बल्कि मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए अपने इस खदशे का बरमला इजहार किया है कि पायना जरा स्टेज सटाया जा रहा है मेरे लिए सजाया गया, और इस स्टेज के अंदर जो सारी की सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं वो इस वजह से की जा रही हैं कि मुझे लेके जाएंगे ये मिलिट्री कस्टडी में और मिलिट्री कस्टडी में ले जाकर जनाब मेरा किया जाएगा ट्रायल, और इसी मकसद के लिए जनरल फैज हमीद साहब को मेहमान बनाया गया है। और इमरान खान साहब ने आज इस बात का भी एतराफ कर लिया है कि जनरल फैज हमीद मेरे खिलाफ गवाही देंगे, वादा माफ गवाह बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि समथिंग इज नॉट जस्ट कुकिंग, समथिंग इज बॉइलिंग। इसका मतलब यह है कि इस पॉट में से अभी बहुत कुछ बाहर निकलने जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब इस बात का इजहार करने के साथ साथ एक अहम तरीन नुक्ते को फरामोश कर गए कि मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल जनरल की ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं फील्ड कोर्ट मार्शल की, ये महज जो है ना ये आई वाश नहीं है, इसके अंदर बड़ा ही संगीन किस्म के इल्जामात हैं और उन संगीन इल्जामात की कार्रवाई होनी है। इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात तो महज एक एस्पेक्ट हैं। देखना यह है कि जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर इस वक्त जो अहम तरीन इल्जाम है वो एक पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश करने का इल्जाम है, और इमरान खान साहब ने इस पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए जनरल फैज हमीद का साथ दिया। लिहाजा जो तौक जनरल फैज हमीद के गले में पड़ने जा रहा है वैसा ही तौक इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल के गले में भी पड़ेगा। जो सजा जनरल फैज हमीद को मिलेगी वही सजा पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट बनाने के जुर्म में जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब को मिलेगी। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है जरा इसके तरीकाकार पर बात कर लें ताकि हमें यह समझने में आसानी हो कि इमरान खान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं क्या वाकईतन वो दुरुस्त हैं या गलत। ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है ये अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इनिशिएट उस सूरत में होती है जब जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो पहले जुर्म को एस्टैब्लिश करता है, उस जुर्म को एस्टैब्लिश करने के बाद ही फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनिशिएट की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जनाब जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ टॉप सिटी केस के अंदर बनाया गया था, उसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने ना सिर्फ जनरल फैज हमीद को टॉप सिटी केस के अंदर मुल्जिम कंसिडर किया है बल्कि इस हवाले से उनके सामने जो संगीन तरीन इल्जामात आए हैं, जो शवाहिद आए हैं, जो सबूत आए हैं वो इस हद तक एस्टैब्लिश्ड हैं जो 2+2 4 के मुस्ताक कि उसके बाद अब जनाब जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। ना सिर्फ टॉप सिटी बल्कि उसके साथ साथ जिस तरीके से मैं बार बार आपकी खिदमत में इस बात को पेश कर रहा हूं कि जनरल फैज हमीद साहब ने एक मुतवाजी एस्टैब्लिशमेंट कायम करने की कोशिश की, एक मुतबादल नेटवर्क बनाने की कोशिश की पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के मुकाबले में, जो एक ऐसा जुर्म है जिसको किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस सारे अमल के शवाहिद भी टॉप सिटी केस के साथ सामने आए और उसके नतीजे में ही उन शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए ये अहम तरीन मुकदमे को, इस अहम तरीन कार्रवाई को मंजूरी के लिए भेजा गया किसके पास, हाफिज जी के पास, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के पास। और जैसे ही ये फाइल जनरल आसिम मुनीर साहब के पास आती है तो जनरल आसिम मुनीर साहब अपने 9 कोर कमांडर्स को एतमाद में लेते हैं। उनकी एक गैर रस्मी बैठक होती है और उस बैठक के अंदर इन तमाम हजरात के सामने ये तमाम शवाहिद को रखा जाता है और उनसे कहा जाता है कि जनाब ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर हमारा इस मामले पे खामोश रहना या कार्रवाई करना, ये 2 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब का ये मानना था कि इस मौके पर हमें कार्रवाई के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इसी नतीजे में इदारे की साख को बहाल किया जाएगा और 9 के 9
कोर कमांडर्स ने जनरल आसिम मुनीर साहब के इस फैसले की तौसीक की, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने बतौर आर्मी चीफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को इनिशिएट करने की मंजूरी दी और उसके बाद ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई। इसका मतलब ये है कि अब तक कोर्ट मार्शल के लिए 2 अहम तरीन जो मरहले हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो तीसरा मरहला है जिसके अंदर ना सिर्फ कोर्ट मार्शल बाज़ाब्ता तौर पर इनिशिएट किया जाएगा बल्कि कोर्ट मार्शल के दौरान जनरल फैज हमीद साहब को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया जाएगा। उनको इल्जामात की फहरिस्त दी जाएगी कि जनाब आपके ऊपर ए ये इल्ज़ाम है, बी ये इल्ज़ाम है, सी ये इल्ज़ाम है, 4 ये इल्ज़ाम है, मुकम्मल तौर पर इल्जामात, और उनके साथ साथ उनका जो जिसने इस जुर्म के इर्तिकाब में जनरल फैज हमीद का साथ दिया उनके नाम भी पेश किए जाएंगे कि जनाब टॉप सिटी के अंदर कार्रवाई में कर्नल फलाना आपके साथ मुलव्वस था, ब्रिगेडियर फलाना आपके साथ मुलव्वस था, ये एक सिविलियन डीआईजी ये आपके साथ मुलव्वस था, फलां एसपी आपके साथ मुलव्वस था, फलां ओहदे के लोग इस मौके पर इस जगह पर आपके साथ इस कार्रवाई को इनिशिएट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए मौजूद थे, और इस कार्रवाई को बाद अज़ां ये जो लोग थे इनको ले जाकर कहाँ रखा गया था, इनको तशद्दुद किसने बनाया था, ये तमाम तफसीलात इस चार्जशीट के अंदर जनाब जनरल फैज हमीद साहब को प्रोवाइड की जाएंगी। चार्जशीट के बाद जो अगला मरहला होगा उस मरहले में जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ जो गवाह हैं वो पेश किए जाएंगे और गवाह जो है वो अपनी स्टेटमेंट ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है इसको जो कंडक्ट कर रहे होंगे उनके सामने जनरल फैज हमीद और फैज हमीद साहब के कौंसल की मौजूदगी के अंदर उनकी गवाहियां रिकॉर्ड भी होंगी और फिर उन गवाहियों के ऊपर जो जरा है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी और जनरल फैज हमीद साहब के कौंसल भी उनके ऊपर जिरा करेंगे। जिरा मुकम्मल होने के बाद जनरल फैज हमीद साहब को पर्सनली या बजरिया कौंसल उनको सफाई का मौका फराहम किया जाएगा और उसके बाद जनरल फैज हमीद साहब को 1 महीने के अंदर अंदर सजा सुनाई जाएगी और जुर्म साबित होने की सूरत में जनरल फैज हमीद को कम अज कम सजा जो है वो 14 साल कैद की सजा दी जा सकती है। इस दौरान वो तमाम जायदाद जो उन्होंने दौरान सर्विस या सर्विस से रिटायरमेंट के नतीजे में जो इदारा है उसकी तरफ से उनको दी गई वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि पेंशन और मरात भी वापस ले ली जाएंगी और उसके साथ साथ जो एजाजात उनको दौरान सर्विस हासिल हुए थे मिलिट्री एजाजात वो तमाम एजाजात भी वापस ले लिए जाएंगे और इसके साथ साथ ताहयात फैज हमीद साहब को जर्नल रिटायर्ड का ये जो लाका है इसको लगाने से भी रोक दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं ये जो सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है ये महज इस वजह से रखी है कि हर एक चीज को क्लैरिटी के सामने रखा जाएगा। जैसे ही चार्जशीट फ्रेम की जाएगी ये बात बताई जाएगी कि किस जुर्म के अंदर कौन कौन मावन था और फिर उनसे पूछा जाएगा कि जनाब ये जो इल्जाम लगाया गया इस इल्जाम के लिए हमारे पास ये फलां बंदा बतौर गवाह मौजूद है। अब उसको सच्चा या झूठा साबित करना जनरल फैज हमीद के कौंसल का काम है। उसके बाद जिनके ऊपर जनरल फैज हमीद साहब एग्री करेंगे कि हाँ जी ये जुर्म मैंने किया है और इस जुर्म के अंदर ये मेरा साथी था तो फिर उसकी भी जो कार्रवाई है वो कहां पे होगी, वो फिर फौजी अदालत में होगी ना जी, मिलिट्री कोर्ट में होगी। इसी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान होगी। वही अदालत वही कोर्ट मार्शल जो है जनरल फैज हमीद का होगा उसी के अंदर आनते जुर्म के अंदर जो सिविलियंस हैं उनको भी सजा दी जा सकती है। मिलिट्री एक्ट इस हवाले से मुकम्मल तौर पे वाज़ेह है। अब जो इमरान खान साहब को पिस्सू पड़े हुए हैं वो क्यों पड़े हुए हैं, वो जो कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है ये वो क्यों हुई हुई है, ये जो ब्लड प्रेशर 180 से नीचे नहीं आ रहा ये क्यों है, ये जो हाई वो कहते हैं ना जी बुलंद फिशार खून की वजह से ये जो मसूड़ों में सूजन हो गई है और दांतों से खून रिस रहा है ये क्यों रिस रहा है, ये इसी वजह से है जनाब कि उनको इस बात का अंदाजा है कि ये जो काले करतूत उन्होंने जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर किए थे ये ना सिर्फ सामने आएंगे बल्कि वो तमाम किरदार जो इस सारी साजिश के अंदर शरीक थे वो भी सामने आएंगे। वो तमाम किरदार भी सामने आएंगे जिनको साकिब निसार की मदद से अदलिया के अंदर शामिल किया गया
وہ تمام کردار بھی سامنے آئیں گے جو عمران خان صاحب، ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، پلیسمنٹ کے دیگر لوگ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مختلف بیوروکریٹس کے ذریعے مختلف محکموں کے اندر ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ تمام کردار بھی سامنے آئیں گے جن کے ذریعے آئی بی اور اسپیشل برانچ کو نئے سرے سے ری ویمپ کیا گیا تھا اور وہاں پر ہزاروں نئے لوگوں کو جابز دی گئی تھی۔ ان جن لوگوں کو وہاں پر شامل کیا گیا تھا ان کے لیے جو کرائیٹیریا تھا وہ کیا تھا، وہ تمام چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جو مختلف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، جنہوں نے 8 فروری کے انتخابات کے اندر پولنگ کی ڈیوٹی دی تھی، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، وہ تمام لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ جناب یہ والے جو لوگ تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کب کی گئی تھی، کس نے کی گئی تھی اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز کہاں پہ تھی۔ انتخابات کے اندر صرف یہ جو ہے نا یہ کہہ دینا کہ جناب فارم 45 یا فارم 47 کے ذریعے کیا گیا تھا، پولنگ ڈے کے اندر خود انتخابی عملے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر انتخابی عملے نے جو نیری مچائی ہوئی تھی نا سر، وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گی۔ ابھی تو صرف پردے ہلے ہیں، ابھی تو صرف چیزیں نے آہستہ آہستہ سامنے آنا ہے۔ میں کل سے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھی جو کچھ سامنے آیا ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اس آئس برگ کا جو پھیلاؤ ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے، یہ جب سامنے آئے گی تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ کچھ ہوتا رہا ہے، ہماری ناک کے نیچے ہمارے وسائل ایمن ڈرائی ہو گئے۔ پتہ چلے گا کہ جناب یہ عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا پر ہوا بنانے کے لیے کتنے بلین روپیز پر منتھ استعمال کیے جاتے رہے، یہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ محض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ایکسپوز ہونے کا ٹائم آ گیا۔ یہ جو جھوٹ کی ہنڈیا انہوں نے بنائی تھی، یہ جھوٹ کی کاٹ کی ہنڈیا، اس کے ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا۔ ان تمام جھوٹوں کے ایکسپوز ہونے کا ٹائم آ گیا، اور یہ ایکسپوز ہونا یقینی طور پر موت ہے۔ موت اس وجہ سے ہے کہ اس کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی، وہ جو پرسنالٹی کا کرزما تھا وہ ختم ہو جائے گا، مسٹر کلین کا جو ٹیگ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ مسٹر کلین نہیں، گندا ترین ہے۔ لہذا عمران خان صاحب کے لیے آنے والا وقت، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ صرف عمران خان بلکہ اس نیٹ ورک سے وابستہ کسی بھی شخص کو، اس نیٹ ورک سے وابستہ کسی بھی شخص کو، چاہے اس کا تعلق بیوروکریسی سے ہے، ادارے سے ہے، جوڈیشری سے ہے، پولیس سے ہے، سول ایڈمنسٹریشن سے ہے، جرنلزم سے ہے، یوٹیوبنگ سے ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ہے، جس جگہ پر بھی یہ وائرس موجود ہے، اس وائرس کا نہ صرف تدارک ہوگا بلکہ اس سارے عمل کو اب منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ادارہ بھی اس حوالے سے کلیئرٹی میں ہے اور عمران خان صاحب کو بھی یہ کلیئرٹی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان کے پاس بھی اب ریورس ہونے کا، چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کا، بیک آؤٹ کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب ٹائم آ گیا جناب اعترافات کا، اور وہ اعترافات عمران خان صاحب جتنی جلدی کر لیں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ سزا میں اتنی ہی کمی ہوگی، کیونکہ اگر اعتراف نہیں کریں گے تو پھر سزا کا تعین بھی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر خان صاحب سمجھے تو یہ لاسٹ چانس ہے جو اب شاید ان کے پاس ہے، اس کے بعد ان کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔